अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो रोजे ठीक गुजर रहे हैं जी आप लोगों के सबके? जी सर, यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह गुजर रहे हैं। हाँ, अभी वेदर कंडीशन ज़रा हॉट नहीं है इतनी ज़्यादा, वैसे भी हैबिचुअल हो जाता है बंदा। शुरू में थोड़ा सा इश्यूज होते हैं, लेकिन फिर हैबिट्स वैसे ही डेवलप हो जाती हैं अकॉर्डिंगली। फिर वेदर कंडीशन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। ओके जी। सो कल वाली जो क्लास थी वो मैंने पोस्टपोन की थी फ्राइडे को। वो इंशाल्लाह कल लूँगा क्लास में आपकी। ठीक है। तो आज का जो काम है वो हम अपना शुरू करते हैं जी यहाँ से। राइट। तो एज फॉर एज माई मेमोरी इज कंसर्न, आई थिंक सो वी हैव डन बिफोर दिस। यहाँ तक हमने किया था 7.10 तक। नो सर। डेफिनेशन नो की सर, थी। सेवन सर चैप्टर आपने की वो एक। डेफिनेशन करवाई थी 7.1 और आपने कहा था कि 7.7 तक आप कंप्लीट करके ले आइएगा। 7.1 ये वो तो एग्जांपल्स पहली आपने कही। हाँ। यस सर, वही करवाई थी। उसने 6 चैप्टर एंड हुआ था तो ये आपने करवाई थी। अच्छा, ओके। चलो ये और बताओ मुझे। आपने कहा था कि ये 7.7 तक कंप्लीट करके ले आइएगा। बताएं इसमें से क्या कुछ किया आप लोगों ने, क्या रहता है? सर ये 7.5 तक की है, 6 और 7 करवा दो। चलो मुझे बताओ 7.3 में क्या, 7.2 में क्या प्रूव करने की कोशिश की गई है? मतलब सर उसका इसमें मेन थीम क्या है? ये है ना कि अगर हम ये जो लिमिट्स को जो इंटरचेंज करते हैं ये जनरली ट्रू नहीं होता, इनके आंसर फिर डिफरेंट आ जाते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। 7.3 जो है ये क्या इंडिकेट करता है? 7.3 इसमें ना हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये ऐसी थोड़ा तो नीचे बात ही लिखे हुए नहीं है। कन्वर्जेंट सीरीज के कंटिन्यूस फंक्शन की में भी उनका डिसकंटिन्यूस सम आ सकता है। हाँ जी, कि ये आप देखें ना, एफ एन ऑफ एक्स जो है ये एक सीक्वेंस है फंक्शंस की। एन को 1 रख लें, पहला फंक्शन आ जाएगा, 2 रख लें, दूसरा फंक्शन आ जाएगा, और ये फंक्शंस कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। रैशनल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तब होता है जब डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है वो कहीं पर जीरो के इक्वल आ जाए, उसकी कोई वैल्यू। तो ये तो 1 + x² है विच कैन नेवर एवर बी जीरो। सो दीज आर द कंटिन्यूअस फंक्शन इन ऑल ऑफ द रियल नंबर्स। ये कंटिन्यूअस है, लेकिन जब हम इसकी कोरस्पॉन्डिंग सीरीज बनाकर उसका सम निकालते हैं, और सम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम इसका? ज्योमेट्रिक सीरीज की मदद से। क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है तो हम इसको ज्योमेट्रिक सीरीज के तौर पर डील करते हैं, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के तौर पर, और फिर हम सम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर किसी ने नहीं किया, उसको नहीं क्लियर, तो उसको कर सकता है। x² बाहर चला जाएगा ये वाला, और ये बचेगा 1/1 + x² जब आप n को 0 1 2 3 रखोगे तो 1/1 + x² इसका कॉमन रेशो आ जाएगा। और ज्योमेट्रिक सीरीज जो इनफाइनाइट होती है उसका सम होता है 1/1 - r। जब वो यूज करोगे आप तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। सिंप्लीफाई होकर जो इस सीरीज का जो सम बनता है, इसमें दो सूरतें हैं। एक तो ये कि जिसमें हम कहते हैं अगर x को हम जीरो ले लें, अगर x को जीरो ले लें तो आपको पता है न्यूमरेटर में x² है, दिस विल ऑलवेज गिव यू जीरो। तो हर टर्म जीरो होगी तो सम जीरो बन जाएगा। लिहाजा अगर हम ये कहें कि जो सम से जो फंक्शन बन रहा है सीक्वेंस का, उसकी वैल्यू क्या होगी जब x जीरो है, तो फिर जीरो आंसर है। बाकी हर पॉइंट पर स्पेसिफिक नहीं होगा, डिफरेंट होगा, इसलिए हमने उसको जनरली डील किया है। और वो मैंने अभी आपको बताया ज्योमेट्रिक सीरीज को यूज करके सम फाइंड आउट करेंगे तो 1 + x² आ जाएगा। तो जब x जीरो है तो सम भी जीरो है, जब x जीरो नहीं है तो सम 1 + x² है। अब इसकी जो कंटिन्यूटी है वो हमें चेक करने के लिए, जाहिर है जिन पॉइंट्स पर फंक्शन ब्रेक हुआ करता है उन्हीं पॉइंट्स पर ये चेक किया जाता है कि फंक्शन जो है वो उन पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है। तो यस सर। हाँ जी। तो ये फंक्शंस हम देख सकते हैं। ये जो फंक्शन है हमारे पास f(x) = 0 1 + x², अगर आप जीरो पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करें तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही देख लें, ये जीरो के जीरो है, इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों लेकर देखोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट 1 है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जीरो है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जबकि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कंटिन्यूअस थी। तो यही इसमें प्रूव करने की कोशिश की गई है कि जो सम है फंक्शंस का, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का,
वो एक ऐसा फंक्शन आ सकता है जो डिसकंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, इसी तरह से ये जो रिजल्ट्स हैं इसमें वो कहता है वी हैव दस ऑब्टेन्ड एन एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस लिमिट फंक्शन विच इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। एक ऐसा फंक्शन हमने देखा है जो हर जगह डिसकंटिन्यूअस है और रीमान इंटीग्रेबल भी नहीं है। इस फंक्शन में जो हमने चेक किया ना बेसिकली वो ये हमने प्रूव किया है कि एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, एंड एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस लिमिट फंक्शन। आप जानते हैं ये एक्स रैशनल हो 0 आ जाए और एक्स इररेशनल हो तो 1 आ जाए, तो ये हर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है जी, और ये लिमिट फंक्शन बेसिकली हमने ऑब्टेंड किया है सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शन से, राइट। और ये रीमान इंटीग्रेबल भी नहीं है, ये उसने बता भी दिया कि चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4 है, चैप्टर नंबर 6 पिछले वाले चैप्टर की 4 एक्सरसाइज बनती है जिसमें ये प्रूव किया गया है कि ये वाला फंक्शन, ये जो फंक्शन हमारे पास आया है ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। ओके, यस सर। इन 7.5 वी हैव एक्चुअली प्रूव्ड कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है और उसका लिमिट फंक्शन आ जाता है, फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास लिमिट फंक्शन आया है 0, जब n को इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो आंसर 0 आ जाता है। वजह क्या है जी कि साइन की जो वैल्यूज हैं वो -1 और +1 के इन बिटवीन रहती हैं, वो उससे इंक्रीज कभी नहीं कर सकती, जबकि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है यानी डिनोमिनेटर बढ़े ही जा रहा है। तो जब डिनोमिनेटर बढ़े जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज जो है वो फिक्स कांस्टेंट के से नहीं इंक्रीज करेंगी तो जाहिर है इसका आंसर 0 ही आएगा ना फिर, राइट। फिर इसी फंक्शन का जो लिमिट फंक्शन के तौर पर आया उसका जब डेरिवेटिव लिया तो आंसर 0 आ गया। अब देखना ये था कि अगर हम सीक्वेंस के ही मेंबर के डेरिवेटिव ले लें और फिर हम इस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करें तो क्या यही फंक्शन आता है या नहीं। तो ये डेरिवेटिव्स दिए फंक्शंस के, इन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के 1/n स्क्वायर रूट बाहर आ गया, साइन n ऑफ x का डेरिवेटिव लिया तो cos n x और इनटू n आ गया, सिंपलीफाई किया तो स्क्वायर रूट ऑफ n इनटू cos n x आ गया। ठीक है जी, तो एक तरह से ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस थी, ये सीक्वेंस ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस है उन्हीं फंक्शंस की, यानी n को 1 रख लो, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो वो आंसर आपको मिल जाएगा cos ऑफ x, दूसरे का लोगे तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट 2 इनटू cos 2x एंड सो ऑन। ये डेरिवेटिव्स के उसी सीक्वेंस के फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस है। इसका लिमिट फंक्शन f ऑफ x आया था और डेरिवेटिव ऑफ द लिमिट फंक्शन 0 था। अब अगर हम इसकी लिमिट लें तो एक जहन में ये बात जाती है जी कि अगर ये सीक्वेंस इस f ऑफ x को अप्रोच करती है और इसका डेरिवेटिव ये है तो डेरिवेटिव्स की जो सीक्वेंस है उसको भी इसी फंक्शन को अप्रोच करना चाहिए। लेकिन जब हम इसमें f डबल f प्राइम में जब हम 0 रखते हैं x को तो हम देखते हैं कि जो रिजल्ट है cos की वैल्यूज हमें पता है कि ये cos ऑफ n x है। n को हम 1 2 3 4 5 ये सब कुछ रख सकते हैं। ठीक है जी, तो cos ऑफ 0 जब रखेंगे हर फंक्शन में तो cos ऑफ 0 तो हमेशा 1 होगा। अगर हमारे पास कोई आंसर बचेगा f प्राइम ऑफ का वो बनेगा n स्क्वायर रूट, अगर 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 लेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 3 लेंगे तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे n को इंक्रीज कर रहे हैं ये जो डेरिवेटिव की जो सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी को जा रही है, जबकि पहले वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव था सीक्वेंसेस की जो लिमिट फंक्शन था उसके डेरिवेटिव का आंसर 0 था, चाहे हम x को 0 ले लेते थे या कोई भी रियल नंबर लेते थे आंसर 0 ही था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन का जो आंसर है वो प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। अब ये भी कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट्स के माइंड में जा सकता है कि सर हमने पहले तो जो डेरिवेटिव लिया है ये वाला तो हमने सारे रियल नंबर्स लिए हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली 0 के लिए क्यों किया। भाई यहाँ पर स्पेसिफिकली 0 के लिए इसलिए किया क्योंकि कॉज का आंसर हमें एग्जैक्ट पता लग जाता है कि ये आंसर है, क्योंकि x की वैल्यू जो हमारे पास जो है वो अगर 0 होगी तो n जो भी ले लेंगे तो cos ऑफ 0 ही बनेगा और उसका आंसर हमें कंफर्म है कि 1 है। लेकिन अगर हम n को 0 अपना x को 0 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर लेंगे 1 2 3 4 तो फिर इसकी वैल्यूज प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों तरफ जा सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि cos -1 की तरफ जा रहा है या +1 की तरफ जा रहा है। इसलिए स्पेसिफिकली एक ही पॉइंट पर ये प्रूव कर दिया। बेसिकली तो ये प्रूव करना था मकसद और पर्पस के सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शन का जो लिमिट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव डिफरेंट होता है, और अगर सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस के डेरिवेटिव लेकर सीक्वेंस बना लें उसका जो लिमिट फंक्शन होता है उसका आंसर डिफरेंट हो सकता है। तो ये दोनों एग्री नहीं कर रहे, ये इसका बेसिक रिजल्ट था। ठीक है जी, यस सर। ये भी सबको क्लियर थी। 7.6 देखते हैं।
7.6 का बेसिक जो पर्पस और मकसद है वो ये है कि हमने इसमें ये प्रूव करना है लिमिट एंड इंटेग्रल कैन नॉट बी चेंज, कि इंटेग्रल और लिमिट जो है वो चेंज नहीं हो सकते आपस में इन जनरल। जब हम इन जनरल की बात करते हैं तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑथर्स ने सारी ऐसी एग्जांपल्स ही चूज की हैं जिसमें लिमिट और इंटीग्रल इंटरचेंज ना हो सके। वैसे तो ऐसे भी आप फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल चूज करें, हो सकता है वो उसमें लिमिट और इंटीग्रल जो है ना वो आपस में इंटरचेंज होकर सेम आंसर दें। सेम आंसर का मतलब ये होगा कि इंटरचेंज हो सकती हैं, लेकिन वहां पर फिर जो फंक्शन होगा, आपके सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस जो होंगी वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की तरफ जाएंगी, तो तब ऐसा होगा, हो रहा होगा अगर आप कोई ऐसी एग्जांपल चूज करते हैं। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने खुद से अगर एक एग्जांपल चूज किया तो उसमें तो लिमिट और इंटीग्रल चेंज हो गए हैं। तो भाई वहां पर चेंज इसलिए हो सकते हैं कि वहां पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है फंक्शंस की, वो हो सकता है वहां पर पॉसिबल हो, जिसकी वजह से वो चेंज हो गई है। तो यहाँ पर तो ऐसी ही एग्जाम्पल्स कोड की गई हैं जो इस बात की तायद करती हों, इस बात को रिफ्लेक्ट करती हों दैट लिमिट एंड इंटीग्रल कैन नॉट बी चेंज। तो ये हमने एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस लिया हुआ, ये आप देख सकते हैं एक्स की जो डोमेन है वो 0 से लेकर 1 तक है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो अगर हम इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की लिमिट ले लें एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी, तो वो कहता है वो हमेशा 0 आती है। लेकिन इसमें जीरो शामिल नहीं है, एक्स की वैल्यू बाय एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को के अलावा जो वैल्यूज हैं उनकी बात अभी हो रही है। जीरो पर तो क्लियरली हमें नजर आ रही है, देखो एफ एन ऑफ जीरो अगर लोगे तो ये एक्स जीरो हो जाएगा, ये इन सब को मल्टीप्लाई होकर जीरो जीरो बना देगा। तो जब हम लेफ्ट साइड पर लिमिट अप्लाई करेंगे, राइट साइड पर आंसर जीरो आ चुका होगा, तो लिमिट ऑफ एफ एन ऑफ एक्स एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वो जीरो ही आएगी, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब एक्स जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा है लेकिन लेस इक्वल टू वन है, फिर जीरो कैसे हो, मैं बता देता हूँ। एन स्क्र और एक्स, एक्स ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है यहाँ पर इस केस में, 1 हो सकता है। वन हो सकता है। और जब एक्स वन होगा एग्जैक्टली, तो वन माइनस वन स्क्र, ये आंसर क्या देगा आपको, 0। अच्छा अगर हम कहते हैं एक्स एग्जैक्टली जीरो नहीं है, एक्स जीरो से बड़ा और वन के दरमियान है, फॉर एग्जांपल 0.5 ले लिया, तो वन माइनस 0.5 का स्क्वायर वो आ गया 0.25, और वन में से उसको निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.75। तो बेटा 0.75 एक ऐसा नंबर नहीं है जो जीरो और वन के इन बिटवीन है। यस सर। तो जब आप इसमें से n को इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएंगे तो ये वाला फैक्टर किधर को जाएगा, ये वाला फैक्टर जीरो को। तो 0 आंसर आपका क्या हो गया, फिर किस तरफ जाएगा, फिर ओवरऑल जो रिजल्ट है वो किसको जाएगा, वो जीरो को जाएगा। 0 को अप्रोच कर। ठीक है जी, ओके। यस सर। Yes, sir. यस सर। now यस। let we calculate the integral of this sequence of functions। n स्क्वायर हमने नहीं लिया क्योंकि n स्क्वायर जो है वो बाहर कॉमन समझ ले आ सकता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। तो जीरो से वन चूंकि x की डोमेन है, तो जीरो से वन हमने इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास, इसको करें जरा इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट करके देखा 1/2n+2 आता है, किसी ने किया भाई इसको इंटीग्रेट, सिंपल कैलकुलेशन है, 1 माइनस एक्स स्क्र की पावर n है, आगे x मौजूद था, माइनस 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड आप करोगे तो ये डेरिवेटिव ऑफ द पावर फंक्शंस की बेस बन जाएगा, उसको आप पावर फंक्शन वाला रूल लगा कर इसको सिंप्लीफाई कर लो इसको, सब लोग करो जरा, ये आंसर आता है। ओके सर। जल्दी जल्दी जरा प्लीज, टाइम नहीं लगाना इस पर। जी हो गया।
Yes, ओके, sir. तो यही आंसर आता है जी। अब हम इसको n, अगर हम इसको n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो बेसिकली हमने किसको इंटीग्रेट किया, हमने एफ एन ऑफ एक्स को इंटीग्रेट किया, राइट, 0 से 1, तो आंसर आ जाएगा n स्क्वायर ओवर 2n प्लस 2। ये सबको क्लियर है भाई? ये देखो ना, यहाँ n स्क्वायर नहीं था तो ये एफ एन एफ एक्स नहीं था, अभी सिर्फ हमने इस हिस्से को इंटीग्रेट करके आंसर निकाला। जब हम इसी को ही n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली हमने इंटीग्रेट किया एफ एन एफ एक्स को, उसका आंसर आ गया n स्क्वायर ओवर 2n प्लस 2। ये सबको क्लियर है? Yes, sir. जी अब सर। आप इसकी लिमिट ले लो, अब आप इसकी लिमिट ले लो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर ओवर 2n प्लस 2, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। लोपिटल रूल लगा दो तो ऊपर बन जाएगा 2n और नीचे बच जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा n। अब जब उसकी लिमिट लोगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो आंसर तो प्लस इन्फिनिटी को नहीं चला जाएगा? Yes, sir. Plus Yes, sir. infinity. ठीक है, तो लिमिट ऑफ 0 टू 1 एफ, यानी पहले हमने इंटीग्रेट किया, बाद में लिमिट ली, तो आंसर इन्फिनिटी को चला गया। उसने ना फिर एक और काम किया, वो कहता है कि कहीं जो रीडर है उसके माइंड में ये क्वेश्चन ना चला जाए कि चूंकि जी हमारे पास ये जो इंटेग्रल था उसकी लिमिट प्लस इन्फिनिटी को जा रही थी, इसलिए लिमिट और इंटेग्रल चेंज नहीं हुए। उसने एक और एग्जांपल दी, उसने कहा अगर हम इसी सीक्वेंस को n स्क्वायर की बजाय n से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास आंसर 1/2 यानी फाइनाइट आंसर आ जाता है। यानी इंटीग्रेट किया फिर लिमिट ली तो आंसर 1/2 आ गया, फाइनाइट आंसर आ गया। तो दोनों आंसर उसने दिखा दिए हैं, प्लस इन्फिनिटी अगर आ जाए, चाहे यानी चाहे इन्फिनिटी आ जाए या फाइनाइट आंसर आ जाए, इन बोथ द केसेस लिमिट्स एंड इंटेग्रल इन दैट एग्जांपल कैन नॉट बी चेंज। वो कैसे पता चलेगा? अब हम पहले सीक्वेंसेस की जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है उसकी लिमिट लेते हैं और फिर बाद में उसका इंटेग्रल लेंगे। तो लिमिट तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ये देखो आपने इन जनरल ये कंक्लूड किया था कि सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस की जो लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वो 0 है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1 पे। क्या है जी? 0 है, ठीक है। ओके, तो अगर हम इस लिमिट को इंटीग्रेट करने की तरफ जाएं, करें जी इंटीग्रेट इसको, तो 0 है तो 0 एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रल जो है डेफिनेट इंटीग्रल वो क्या रहता है? 0 ही नहीं रहता। Yes, sir. तो पहले हमने लिमिट ली, देन वी इंटीग्रेट द फंक्शन, तो आपने देखा कि इंटीग्रल इनटू लिमिट, उसका आंसर पहले प्लस इन्फिनिटी और 1/2 आया, जबकि लिमिट ऑफ द सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शन एंड देन देयर इंटीग्रल दिस इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n। तो ये वाला 0 जो है इन दोनों में से किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा। सो व्हाट डज इट इंडिकेट? कि लिमिट और इंटीग्रल इंटरचेंज नहीं हो सकते। अगर हो सकते होते तो फिर इसकी लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जो प्लस इन्फिनिटी आ रही है, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, इन दोनों को इक्वल होना चाहिए था। और अगर चले इन्फिनिटी के केस में अगर हम फाइनाइट केस ले लें तो इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को दोनों को इक्वल आना चाहिए था, बट दीज आर नॉट इक्वल। इज दैट क्लियर और इज देयर एनी क्वेश्चन? Sir, clear है. Clear, sir. Yes. सर ये वैसे जनरली हम इसको क्या कहेंगे कि ये इंटरचेंजेबल हैं या नहीं है? तो रहा हूं कि नहीं है, ये एग्जांपल यही तो इंडिकेट कर रही है कि ये जनरली लिमिट और इंटीग्रल इंटरचेंज नहीं किए जा सकते, ये तो प्रूव किया। लेकिन ये सारे रिजल्ट्स जो अभी हमने देखे इनको हम जनरली और थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे कि ये सब के सब रिजल्ट ट्रू हो सकते हैं, लेकिन कब हो सकते हैं उस केस को हमने डिस्कस करना है। ये देखो ना, आफ्टर दीज एग्जांपल्स वी शो दैट विच शो व्हाट कैन गो रॉन्ग इफ द लिमिट प्रोसेस आर इंटरचेंज्ड केयरलेसली। कहता है ये जो एग्जांपल है ये शो कर रही हैं कि असल में कोई चीज मिसिंग है जिसको हमने ऑब्जर्व ही नहीं किया और हमने उसको फॉलो करने की कोशिश ही नहीं की। हम केयरलेसली इंटीग्रेट करते गए और लिमिट लेते गए और जिसकी वजह से हमें पता चला कि वो इंटरचेंज नहीं हो पा रहे। वी नाउ डिफाइन ए न्यू मोड ऑफ कन्वर्जेंस स्ट्रॉन्गर देन द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। कहता है पहले हम जो कन्वर्जेंस देखते रहे हैं सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस के मेंबर्स की, वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस देखते रहे हैं, हमने सेट पे पूरे सेट पे कन्वर्जेंस नहीं देखी। तो पहले हम कहता है कि उस मोड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर है सिंपल कन्वर्जेंस से। और आप वैसे भी आप जानते हैं कि जब हम कंटिन्यूटी की बात करते थे तो जो पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी होती थी हम कहते थे वो लोकल प्रॉपर्टी है, और जो सेट वाइज कंटिन्यूटी होती थी उसको हम कहते थे कि वो जो है वो ग्लोबल प्रॉपर्टी है। तो यही हम यहाँ पर अब काम करने जा रहे हैं कि हम जो सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस हैं हमारी
पहले तो हम उनको ये कहेंगे कि जी वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, पॉइंट वाइज कंटिन्यूअस नहीं है, वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो हम उसको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे, और ये प्रूव करने के बाद फिर हम जो है वो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कंसिडर करके और प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो सीक्वेंसेस हैं उनमें लिमिट्स और इंटीग्रल या लिमिट और डेरिवेटिव या लिमिट्स इटसेल्फ दे कैन बी इंटरचेंज, उनको इंटरचेंज किया जा सकता है। ओके जी। सो Yes, sir. सर 7.4 एग्जांपल में से एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें जी, आ गई। सर यस सर, सर जो इसमें थर्ड लाइन है इसमें आंसर 1 कैसे आता है? ये वाला जो है वहाँ, नो सर, थर्ड लाइन इस एग्जांपल की। अच्छा ये m फैक्टोरियल इनटू x इज एन इंटीजर देन fm of x इज इक्वल टू 1, इसी की बात कर रहे हो ना? यस सर। हाँ जी, ये देखो ना, ये m फैक्टोरियल इनटू x अगर आपका इंटीजर हो जाता है, अगर इंटीजर हो जाता है तो पाई का मल्टीपल कोई इंटीजर है, यानी इंटीजर का मतलब है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, ठीक है, यही हो सकता है ना? यस सर। तो जब कॉज अप्लाई करोगे आप पाई 2 पाई पर या 1 पाई पर या -1 पाई पर, तो आंसर या तो +1 आ सकता है या -1 आ सकता है या 0 आ सकता है, ऐसा ही होगा। सॉरी 0 तो नहीं बल्कि आना चाहिए, इंटीजर है ना, -1 या 1 पाई +1। माइनस में नहीं आएगा क्योंकि ये पाई के मल्टीपल्स हैं सारे के सारे, और कॉस पाई, ठीक है, यानी +1 होता है या -1 होता है। ओके गाइस जी, सर जी ये कंप्लीट समझा दें सर जी। जी ये एग्जांपल भी सर जी समझा दें, इसकी भी सही समझ नहीं आई थी। यहाँ से जी, फॉर इरेशनल x यहाँ से समझा ये दें। बात क्लियर हो गई है भाई सबको। अगर m फैक्टोरियल इनटू x अगर इंटीजर हो तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर Yes, 2n sir. है, 2n Yes, है, sir. इवन पावर है, इवन पावर हो तो हमेशा चाहे +1 आंसर आए या -1 आंसर आए तो इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो 1 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही रहती है, तो लिहाजा रिजल्ट 1 रहेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, अच्छा जी। फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ x fm of x इज इक्वल टू 0। क्यों फॉर ऑल अदर वैल्यू 0 क्यों है? क्योंकि अगर x का ये पाई का मल्टीपल m फैक्टोरियल ऑफ x अगर इंटीजर नहीं आता, नॉन इंटीजर अगर आंसर आता है, तो कॉज का जो आंसर है वो +1 या -1 नहीं होगा, बल्कि वो +1 और -1 के इन बिटवीन होगा। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. भाई मिसाल के तौर पे m फैक्टोरियल इनटू x इंटीजर की बजाय 1/2 आ जाता है, तो cos 1/2 तो 0 है, और 0 की पावर 2 है ना, वो 0 ही रहेगा। अगर ये आपके पास आ जाता है √3/2, सॉरी